अंधेरे में एक युवा लड़का खुद से बार बार दोहराता रहता है कि उसे अंत तक जाना ही होगा। जैसे ही वह यह कहता है, लड़का खुद को खरोंचता है, क्योंकि जो इंसान हेल में रहता है वह हर पल पैराडाइज के बारे में सोचता है। जिस मैसेज को वह लगातार देख रहा है वह उसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड के अंत तक जाने के लिए कह रहा है। लड़का बहुत कंफ्यूज दिखता है, उसे नहीं पता कि उसे यह क्यों करना है, जब तक कि वह एग्जॉस्शन से हार नहीं जाता। फिर से प्रोटैगनिस्ट वही सपना देखता है जैसा उसने कार की बैक सीट में सोते समय देखा था। फिर एक तेज रोशनी उसकी ओर आती है, बिना यह जाने कि वह कैसे कई सालों तक इस केव में अकेला रहा। उसके पास केवल एक सेलेस्टियल मार्शल आर्ट्स की किताब थी। बाद में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर लड़का घर वापस जाना चाहता है तो उसे अंत तक जाना होगा, और तब वह अपने परिवार को फिर से देख पाएगा। एक दिन उसे मैसेज मिलता है कि ट्यूटोरियल आखिरकार पूरा हो गया है, और उसी पल हमारा हीरो जाग जाता है। लड़का रोने लगता है क्योंकि उसने आखिरकार कर दिखाया, लेकिन जब वह पोर्टल को पार करता है तो वह जगह उसकी दुनिया नहीं होती। असल में ये तो बस हर चीज की शुरुआत थी। लड़का निराशा में डूब जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे घर लौटने की कोशिश करते हुए 10 साल हो चुके हैं। उसी समय कोई प्रोटेगनिस्ट को आवाज देता है। कोई कहता है कि उसने लड़के की आवाज सुनी और देखने आया कि यह क्या है। और इसके अलावा वह आदमी कहता है कि वह लड़के को जाने देना चाहता था, लेकिन उसका परिवार भूखा है, इसीलिए उसे लड़के का मांस चाहिए। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। एक तलवार जमीन पर गिरती है। हमारा हीरो जिंदा है और उस आदमी को दोष दे रहा है जो हुआ उसके लिए। उसका दिमाग गिल्ट से भरे फ्रेजेस से भर जाता है। उसी समय एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मार्शल आर्ट्स का लेवल बढ़ गया है। इस ट्रेजेडी के बावजूद प्रोटैगनिस्ट एक नए लेवल पर पहुंच गया। धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट इस सिचुएशन को मजेदार मानने लगता है। वह तो बेकाबू होकर हंस भी रहा है। उसी पल जब उसने वह मैसेज देखा, प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि उसे उस मार्शल आर्ट्स की किताब के साथ क्या करना है, जो था लेवल अप करना। अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए उसे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना होगा। अब प्रेजेंट डे में एक लड़का अपने डेमोनिक सेक्ट लीडर की ओर दौड़ता है। प्रोटैगनिस्ट एक हारे हुए आदमी से पूछ रहा है कि वह सेक्ट लीडर की कौन सी जनरेशन का है। गले पर तलवार रखते हुए वह कहता है कि वह सोर्ड एम्परर है, 8th जनरेशन। जाहिर तौर पर हमारा हीरो पहले ही सेक्ट की 6th और 7th जनरेशन को हरा चुका है। प्रोटैगनिस्ट को ये कूल लगता है कि वे बार बार वापस आते हैं उसे चैलेंज करने के लिए, और एक ही बार में हीरो अपने ओपोनेंट को खत्म कर देता है। फॉलोअर्स में से एक अपने लीडर का बदला लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जो खुद को डिमोनिक सेक्ट से बताता है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिना महसूस किए ही लड़के का चेहरा पकड़ लिया जाता है। हीरो मानता है कि लड़का काफी ब्रेव है। किसी कारण से लड़के का शरीर हिल नहीं पाता। फिर एक एनर्जी बैरियर बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट की पावर मॉन्स्ट्रस है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हीरो लड़के से कहता है कि वह तब वापस आए और उसे चैलेंज करे जब वह और मजबूत हो जाए। वह बस चाहता है कि उनका अगला एनकाउंटर मजेदार हो। अब वह सेक्ट का अगला लीडर है। दुर्भाग्य से इस बार जिस मास्टर से उसने लड़ाई की वह कुछ खास नहीं था। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि वह फन के लिए क्या करे। चीजें इतनी बोरिंग हो गई हैं कि वह मार्शल आर्ट्स मास्टर्स का एक ग्रुप बनाने के बारे में सोच रहा है। हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और आसमान की ओर देखता है। उसे इस रियलिटी में जीते हुए 140 साल हो चुके हैं। शुरुआत में वह सिर्फ घर वापस जाना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने परिवार के चेहरे भी याद नहीं है। उसके लिए पैराडाइज कभी था ही नहीं, क्योंकि यह हेल जैसी जिंदगी ही उसकी रियलिटी बन चुकी है। हीरो की पेशेंस अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। उसी समय एक मैसेज आता है। जाहिर है प्रोटैगनिस्ट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। इसके साथ ही डिविनिटी असेंशन रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। मैसेज कहता है कि वह अर्थ पर वापस लौट रहा है। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार यह हो रहा है। कर्डल को यह मजेदार लगता है कि जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तब उन्हें उस पर दया आई। शायद वास्तव में ये बीइंग सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के साथ खेल रहे हैं। अब हीरो एक डेटी की पावर तक पहुंच रहा है। समस्या ये है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारे हीरो में अभी भी कार्नल डिजायर्स हैं। हमारा हीरो सोचता है कि क्या वह हमेशा से इमोशन से भरा हुआ था। इतना समय हो चुका है कि शायद उसका परिवार अब मौजूद ही नहीं है, इसीलिए अब उसमें वापस लौटने की इच्छा नहीं बची। उसे सिर्फ रिवेंज की भावना ही आगे बढ़ा रही थी। मैसेज पूछता है कि क्या वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। हमारा हीरो उस इंसान से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी हेट्रेड इतनी तीव्र है कि वह अपने आसपास के पूरे फॉरेस्ट को उड़ा देता है। चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी हो, वह व्यक्ति अपने अंत से मिलेगा, क्योंकि वह इस बात के लिए श्योर हो सकता है। एक तेज रोशनी पूरे इलाके को घेर लेती है। 140 सालों के बाद वह घर वापस जा रहा है। साल 2011, अर्थ चशीहेन इंसिडेंट से पहले। एक चमकदार महिला कहती है कि वह दिन पास हैं जब नाइटमेयर्स आएंगे। उसी समय जंगल के बीच में एक गेट खुलता है। ये महिला कहती है कि ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना होगा। दूसरी तरफ हजारों लाल आंखें अंदर आने का इंतजार कर रही हैं। महिला कहती है कि लोगों को अपने ब्लेसिंग्स बर्बाद नहीं करने चाहिए। कोई और कहता है कि अब समय आ गया था कि चाशी हायन आए। कोरिया साल 2025, रेड वुल्फ डंजन। भेड़ियों का एक झुंड एक युवा लड़के का पीछा कर रहा है और वे वुल्व्स मॉन्स्टर्स हैं। आर्चर टेक्निक
पावरफुल एरो। एक ताकतवर मैजिक की बारिश उस लड़के की जान बचाती है जिसने उसे बचाया। वह लीडर थी, चान सोल। वह खुश है कि वह समय पर पहुंच गई, लेकिन अब उन्हें पीछे हटना होगा। लेकिन जैसे ही वह डिस्ट्रैक्टेड होता है, एक वुल्फ पीछे से हमला करता है। लीडर भी उसे रोक नहीं पाती। दुर्भाग्य से वह अकेला नहीं है, उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स क्रीचर्स द्वारा खाए जा रहे हैं। शान जानती है कि वह एक खतरनाक स्थिति में है क्योंकि वुल्व्स खत्म नहीं हो रहे, उसका माना भी खत्म हो रहा है। अगर यह जारी रहा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। केओस के बीच वह अपने एक आदमी को भागते हुए देखती है। वह उसे आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वुल्व्स से भी निपटना है और वह खुद भी सिचुएशन पर कंट्रोल खो रही है। सेयो जंगल में बेतहाशा भाग रहा है। उसके लिए इस ग्रुप में शामिल होना एक बुरा फैसला था, इसलिए उसे अभी भाग जाना चाहिए। और उसी समय उसके सामने एक पोर्टल खुलता है। इसके साथ ही एक एरो उसके सामने गिरता है। एसी को उम्मीद नहीं थी कि उसका पीछा इतना दूर तक किया जाएगा। शनसोल उसे भागने नहीं देना चाहती। बात करके बचने की कोशिश में सू कहता है कि वह खुश है कि उसकी लीडर अभी भी जिंदा है। तुरंत ही लड़की उसका कॉलर पकड़ लेती है। वह चिल्लाती है कि उसने उसे खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। अब पूरी टीम मर चुकी है, लेकिन सू को सिर्फ अपनी जान की परवाह है। चेज कम से कम लड़के का असली चेहरा देखकर खुश है। वह उससे बात करना छोड़ देती है और उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे शक है कि इस बार सू का पिता उसे नहीं बचा पाएगा। उसी समय उसकी आंखों में हेट्रेड भर जाती है और वह अपनी लीडर को पुकारता है। इससे पहले कि वह रिएक्ट करे, सू पीछे से हमला करता है। उसकी लाल शक्ति उसके हाथ के चारों ओर घूमती है और उसके सीने पर वार करती है, उसे दूर फेंक देती है। वह तब रुकती है जब वह एक पेड़ से टकराती है। सायो उसके बाल पकड़ लेता है, ये मानते हुए कि वह बेकार है। वह सोचता है कि लड़की बहुत एरोगेंट थी क्योंकि वह फेमस होना चाहती है। वह उसकी मदद करेगा। सायो वह कहानी बताता है जो वह फैलाने वाला है कि चा की वजह से मिशन में सब मारे गए। वह फिर से वही मैजिक एक्टिवेट करता है। अब सायो उसकी जान लेने वाला है। उसी समय आसमान में तूफान बनता है और लाइटनिंग उसके पीछे गिरती है। जैसे ही धुआं साफ होता है, वहां एक फिगर दिखाई देता है। चशी हायन बैटलफील्ड पर प्रकट होता है। आखिरकार वह अर्थ पर लौट आया है। प्रोटैगनिस्ट इस बात पर हंसता है कि मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने का रिवॉर्ड अर्थ पर लौटना है। यही वजह है कि वह रिवेंज की कसम खाता है और यह एक प्रॉमिस है। उसी समय हीरो एक आवाज सुनता है जो उसका मजाक उड़ा रही है। सीओ सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट बहुत घमंडी है। वह जानना चाहता है कि वह कहां से आया है और किसके साथ जुड़ा है। चाशी हैन बस वहां से चलने लगता है। सायो को यकीन नहीं होता कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हीरो देखता है कि लड़की लड़ते हुए घायल हो चुकी है और मरने की हालत में है और उसे इग्नोर किया जा रहा है, जिससे सू और गुस्से में आ जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसने उस लड़के को चा के साथ देखा था और अब वह उसे जाने नहीं दे सकता। भले ही वह नहीं जानता कि वह कौन है, उसे खत्म करना होगा। शाशी हयान देखता है कि लड़की ने एक नेकलेस पहना है जो उसका ध्यान खींचता है। जब प्रोटैगनिस्ट लड़की को देख रहा होता है, सेया उसे चेतावनी देती है कि कुछ मत कहना, लेकिन वह जवाब का इंतजार भी नहीं करता और हमला कर देता है। लेकिन एक एनर्जी सर्ज उसे पीछे धकेल देता है। प्रोटैगनिस्ट की पावर ओवरवेलमिंग है और उसी पल CIA समझ जाता है कि वह खतरे में है। शाशी हयान कहता है कि वह पहले ही समझ चुका था कि क्या हुआ था। इससे भी ज्यादा उसे याद है कि लड़का उससे उसका नाम पूछता है, तो वह खुद को सुप्रीम सोर्ड का एम्परर बताते हुए अपना नाम शाशी हायन बताता है। बिना महसूस किए ही हीरो पहले से ही उसके ठीक सामने खड़ा होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने जो भी कहा उसका सेयो के लिए कोई मतलब नहीं होगा। एक एनर्जी बीम निकलती है और लड़के को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर देती है। वह एनर्जी जंगल के अंदर तक एक रास्ता बना देती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन पैदा होता है। बेचारे लड़के का ज्यादा कुछ नहीं बचता। फिर हीरो उससे मुंह मोड़ लेता है। अब उसे सिर्फ जमीन पर पड़ी लड़की की चिंता है। वह उसका बड़ा भाई है। जब चा उननसिल छोटी थी, उसके माता पिता उसे उसके टैंट्रम रोकने के लिए डांटते थे। उसकी माँ कहती थी वह अब बड़ी हो रही है। उसके भाई ने कहा कि उसे बस अम्यूजमेंट पार्क बहुत पसंद है, लेकिन अगर वे वहाँ ज्यादा देर रुकते तो वो उनकी माँ की जिंदगी और मुश्किल बना देता। असली वजह यह थी कि वह इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसका भाई साथ नहीं आ रहा था। वह पढ़ाई करने के लिए रुकता था। फिर उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चैद एमल के बड़े भाई ने वादा किया कि यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद वह हमेशा उससे मिलने आएगा। जब भी वे साथ होंगे वह उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएगा। उस वादे के साथ वह खुश हो गई। गाड़ी में वापस उसने उसे उठाकर चलने के लिए कहा और उसने उसकी बात मान ली, यह जानते हुए कि एक दिन वह इतनी छोटी नहीं रहेगी। एक्सीडेंट के समय छठ अनसल्टेड खुद को पूरे समय दोष देती रही, यह सोचते हुए कि अगर वह इतनी जिद्दी न होती तो यह सब नहीं होता। अगर उसकी वजह से न होता तो उनके माता पिता अभी भी जिंदा होते। छोटी चिड़ अपने भाई को ढूंढती रही, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वर्तमान में उसका हाथ ठीक किया जा रहा है। अचानक वह जाग जाती। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। चेचाते पूछती है कि वह आदमी कौन है और वह जवाब देता है कि उसे पता था कि वह उसे पहचान नहीं पाएगी। वह कहता है कि अब वह उसे उठा नहीं सकता, लेकिन वजह यह है कि अब वह बड़ी हो गई है। उसकी प्रतिक्रिया होती है कि यह असंभव है। एक पल के लिए चॉन सोल को अपने बड़े भाई की झलक दिखती है। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि अगर वह दूर भी हो तो भी उसे बहादुर रहना है। उसकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा होती है।
आती है, फिर भावनाओं का मिश्रण आता है और वह बस यही पूछ पाती है कि वह इतने सालों तक कहाँ था। चाशी हायन उसे शांत करने के लिए गले लगाता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी स्थिति याद आती है, लड़की उसे धक्का देती है और सेयो को ढूंढने लगती है। तब उसका भाई उसे उस आदमी के बचे हुए हिस्से दिखाता है जो उस पर हमला कर रहा था। चाय गनसोल्ड सदमे में है। लड़की पूछती है कि यह किसने किया और वह जिम्मेदारी लेता है। उसी समय शाई उनसेल अपने भाई को पकड़कर कहती है कि उन्हें भागना होगा। बाद में अपार्टमेंट में चाशी हायन कहता है कि इस जगह को देखे हुए दशकों हो गए हैं और सब कुछ अभी भी वैसा ही है। उसकी बहन कहती है कि डायरेक्टर सियो कांग जिंग उनके पीछे आएगा। यह आदमी जो उस लड़के का पिता है जिसने उस पर हमला किया था, ऑरोरा गिल्ड का डायरेक्टर है और एक पूर्व गैंग मेंबर है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। वह कोरिया के 11 हाई रैंक हंटर्स में से एक है। चांद सोल को मिशन में जो हुआ था वह बहुत पहले रिपोर्ट कर देना चाहिए था, इसलिए सियोकांग जिंग को अब तक अपने बेटे के बारे में पता चल गया होगा और वह सबसे बड़ा सस्पेक्ट होगी। चाशी हायन पूछता है कि क्या उसकी बहन इसी बात से परेशान थी। अगर ऐसा है तो वह इस सियोकांग को भी खत्म कर देगा, लेकिन लड़की उसे बेवकूफी भरी बातें बंद करने के लिए डांटती है। वह आदमी लेवल 50 से ऊपर है और यूं ही एग्जीक्यूटिव नहीं बना। इसके अलावा वह पहले ही पागल हो रही है क्योंकि उसका भाई जो 14 साल पहले गायब हो गया था अचानक वापस आ गया और अजीब बातें कर रहा है। वह कहती है कि माता पिता के जाने और भाई के गायब होने के बाद उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। एक बार फिर वह जानना चाहती है कि वह इतने समय तक कहाँ था। पहली बार चाशी हाइम को अपने माता पिता के साथ क्या हुआ इसकी पुष्टि मिलती है। फिर वह कहता है कि उसकी बहन को उसका बात करने का तरीका अजीब लगता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह इतने समय तक नूरिम नाम की जगह में रहा, लेकिन आगे बताने से पहले वह सब कुछ समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि हंटर क्या है, गिल्ड क्या है और क्या इस दुनिया में लेवल्स का कॉन्सेप्ट भी है। चायुन सोल उसे आराम से लेने को कहती है क्योंकि यह बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वह इस विषय को बाद के लिए छोड़ना चाहती है। उसे अभी कुछ काम करना है। आर्चर ऑरोरा गिल्ड की ओर जा रही है, इसलिए उसे उसका इंतजार करना चाहिए। चाशी हायन अपने कमरे में जाता है और यह देखकर प्रभावित होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि उसकी बहन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अब उसे वही कूल बड़ा भाई बनना है जो वह इन सालों में नहीं बन पाया। शुरुआत के लिए वह इस तथाकथित सील कांग जिन के पीछे जाने वाला है। तभी अपार्टमेंट के एंट्रेंस से एक तेज आवाज आती है। वहाँ 3 आदमी काले कपड़ों में खड़े हैं। उनमें से एक अंदर घुसने के लिए स्पेल एक्टिवेट करता है। तीनों दरवाजे पर खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक पूछता है कि लड़की कहाँ है। चाशी हायन को इसकी उम्मीद नहीं थी। सियो कांग जिन खुद उसके पीछे आ गया था। शानिल सीधे ऑरोरा गिल्ड ऑफिस की ओर गई, लेकिन उसे डर है कि जैसे ही वह अंदर कदम रखेगी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह यह भी सोचती है कि क्या कोई है जिससे वह मदद मांग सकती है। तभी ऑर्गेनाइजेशन की वाइस लीडर लीजी ही आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। उसे लगा था कि लड़की गिल्ड लीडर के बेटे के साथ मिशन पर गई थी। वह जानना चाहती है कि क्या कुछ हुआ। चाय को उम्मीद नहीं थी कि वह लीजी से मिलेगी। आखिरकार यह महिला साउथ कोरिया की सबसे मजबूत लोगों में से एक है। वह वफादार और निष्पक्ष है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह हमेशा एक रहस्य रहता है। शायद यह उसका एकमात्र मौका है। अपार्टमेंट इन्वेजन पर वापस चाशी हायन को यह सब बहुत ही बेशर्म लगता है। वह इंट्रूडर्स को डांटता है कि किसी को भी किसी के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आना चाहिए। एक वॉरियर गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसका लीडर उसे शांत रहने को कहता है। एसआईओ पूछता है कि चौनुल कहाँ है। उसे हीरो की परवाह नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को मारा। तब हीरो बताता है कि वह वही था। तुरंत वह आदमी अपना नियंत्रण खो देता है, लेकिन चाशी हायन के लिए यही सही तरीका है। एसआईओ देखना चाहता है कि क्या वह सच में इतना मजबूत है। दोनों पूरी ताकत से टकराते हैं। उसी समय ली इस चाशी हायन से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। एसईओ हमला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उस वार से बच जाता है। वह एनालाइज करता है कि उसके ओपोनेंट की तलवार में बहुत एनर्जी है। लगता है यह उन्हीं हंटर्स में से एक है जिनका जिक्र उसकी बहन ने किया था। सोचते हुए वह याद करता है कि वह लड़का भी कुछ ऐसा ही स्किल इस्तेमाल कर रहा था। शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना सही रहेगा। उसका ओपोनेंट फिर से हमला करने की तैयारी करता है। एसईओ कंगजिन कई वारों का कॉम्बो करता है। आखिरी पल तक प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हिलता। जब तलवार उसे लगती है तो एक बैरियर उस वार को रोक देता है। लगता है हीरो ने पहले ही सब समझ लिया है। चाशी हायन मानता है कि उसका ओपोनेंट सुप्रीम मास्टर लेवल का है जो काफी प्रभावशाली है। हमारा हीरो सिर्फ एक हाथ से उस हमले को रोक देता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह पूछता है कि क्या उसके जैसे करीब 1000 लोग और हैं। मौका पाकर सबऑर्डिनेट्स अपने डायरेक्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हेनरिक है। एक लाइट बीम उनकी शील्ड पर लगती है। बीच में टोकने पर चाशी हायन गुस्सा हो जाता है। तभी उसे एक आग जैसी चमक दिखती है। मेज उस पर फायरबॉल छोड़ता है। यह देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली। तभी वॉरियर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन चाशी हायन उसकी ब्लेड को आसानी से पकड़ लेता है। अब उसके लिए चीजें मजेदार होने लगी हैं। एक पल के लिए वॉरियर एक गहरी शक्ति के अबिस को देखता है। प्रोटैगनिस्ट उसे सिर्फ अपनी एनर्जी से दूर फेंक देता है। वह समझ नहीं पाता कि कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है। इससे वह सोचने लगता है कि यह आदमी असल में है कौन। उसकी बहन के अनुसार वह सिर्फ 14 साल के लिए गायब था और जिन लोगों से वह लड़ रहा है वे मार्शल मास्टर लेवल के हैं, यानी बेहद प्रतिभाशाली। मानवता ने सिर्फ 14 साल में मिरम के लेवल तक पहुंच बना ली है और कई सुप्रीम मास्टर्स भी हैं, काफी प्रभावशाली, लेकिन वे अभी भी 10 ग्रेट मार्शल मास्टर्स जितने मजबूत नहीं हैं। चाशी हायन को याद आता है जब वह उनके
के सामने खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जांगू रैंकिंग में उसका नाम शामिल नहीं था, इसी वजह से उसने सब कुछ शुरू से शुरू करने का फैसला किया। अंत में सिर्फ वही खड़ा रह गया था। उधर प्रोटैगनिस्ट की बहन रास्ते में है, उसके लिए इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं कि वह पागल हो रही है। अब वाइस लीडर अचानक उसके भाई से मिलना चाहती है और वह समझ नहीं पा रही कि यह अच्छा है या बुरा। उसे याद आता है कि ली ने कहा था कि अगर वह उन्हें फिर से मिलाने में मदद करेगी तो वाइस लीडर खुद इस पूरे स्कैंडल को दबा देगी। यह ऐसा प्रस्ताव था जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। उधर ली सोच रही है कि वह ट्रैशी हायन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती। बाद में वह चैट ऑन सोल से यह पुष्टि करने की कोशिश करती है कि उसका भाई सालों पहले गायब हुआ था, ठीक 14 साल पहले। वह कहती है, ली हिसाब लगाती है और समझती है कि यह 140 साल के बराबर होता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह कितना मजबूत होगा। फिर वह जानना चाहती है कि वह किस तरह का इंसान है और चाय उनसुल कहती है कि उसका भाई विनम्र और दयालु है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। लड़के को एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप पर एडमिशन भी मिला था। इससे भी ज्यादा वह ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानता। अगर वह कुछ शुरू करता है तो उसे अंत तक पूरा करता है। जोशी हायन उस आखिरी आदमी की ओर इशारा करता है जिसने उस पर हमला किया था। उसे उसकी पावर दिलचस्प लगी, इसलिए वह उसे फिर से देखना चाहता है। उसी समय वह पीछे से हमला करने की कोशिश करने वाले को पंच मारता है। स्पेल तैयार कर रहा मेज यह देखकर डर जाता है। वह हमला करता है, लेकिन शाशी हायन की शील्ड उसे आसानी से रोक देती है। अब उसकी बारी है कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करने की। प्रोटैगनिस्ट विशाल आइस क्रीचर्स समन करता है। 1 सेकंड में मेज जम जाता है। शील्ड वाला आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला करता है, लेकिन उसका रास्ता एक मैजिकल बैरियर से रुक जाता है। उसे पता भी नहीं चलता जब एक लाइटनिंग बोल्ट उसके माथे पर गिरता है। उनका लीडर सोचता है कि शील्ड वाले ने सीढ़ियों को इतनी लापरवाही से खुला छोड़ दिया, यह बेवकूफी है। अब सिर्फ एक बचा है। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट मानता है कि कोई थग अंत तक वफादार नहीं रहता। एसआईओ सोचता है कि उसका ओपोनेंट एक मेज है, लेकिन कोई भी मैजिक उसके हमलों को रोक नहीं सकता और उसने पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपार्टमेंट लड़ाई के बावजूद सही सलामत है। शायद यह एक बैरियर से सुरक्षित है। एसआईओ पूछता है कि क्या हीरो को पहले से पता था कि वे आने वाले हैं और उसने पहले से तैयारी कर ली। चाशी हायन कहता है कि उसने अपार्टमेंट को बचाने के लिए माइंड की सोर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे इसे नष्ट करें। लेकिन वह जानता है कि यह समझाना मुश्किल है। फिर भी जैसे ही वे उसके घर में दाखिल हुए, वे पहले ही उसके टेरिटरी में थे। लेकिन सू कसम खाता है कि वह अकेले नहीं मरेगा। उसकी बजर्क एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वह एनर्जी का एक एक्सप्लोजन छोड़ता है। चाशी हायन प्रभावित होता है कि उसने अपनी पावर इतनी बढ़ा ली खुद को बलिदान करने की उम्मीद में। एसईओ उसे नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता है। वह लगातार वार करता है। लगता है कि उसने अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण खो दिया है। एक तलवार हमारे हीरो की ओर उड़ती है। शाशी हायन कहता है कि वह सू को रिस्पेक्ट सिखाने वाला है और सिर्फ एक वार में वह उसे 2 हिस्सों में काट देता है। प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि खुद को सम्मानित समझे, क्योंकि उसने सुप्रीम सोर्ड के एम्परर का वार सहा। ली और उसकी बहन आखिरकार अपार्टमेंट पहुंचते हैं और वे प्रोटैगनिस्ट को घर साफ करते हुए पकड़ते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह बस वार्म अप कर रहा था, भले ही उसने सब कुछ लाल रंग से भर दिया हो। चायनसोल कहती है कि वह अब भी वापस आया है और पहले से ही परेशानी खड़ी कर रहा है, लेकिन उसका भाई कहता है कि उसे मिरिम जाना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट फिर वाइस लीडर को नोटिस करता है। वह महसूस करता है कि उसकी एनर्जी सेलेस्टियल कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स के साथ रेजोनेट करती है। एली हैरान होती है कि प्रोटैगनिस्ट साउंड ट्रांसमिशन भी इस्तेमाल कर सकता है। अब तक वह सोचती थी कि वह अकेली है, जब तक कि वह दूसरे वर्ल्ड में नहीं गई थी। अगले दिन चाउनोल अपने कमरे में सो रही है। अचानक वह बिना सोचे जाग जाती है। वह डरते हुए भागती है। चाय अंसूल अपने भाई को बुलाती है, तभी उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। शाशी हायन मजाक भी करता है, पूछता है कि क्या उसने सोचा कि वह फिर से गायब हो गया। यह जानकर कि यह सपना नहीं है, वह पूछती है कि वह इतनी सुबह क्यों जागा है, लेकिन वह उसे 1 सेकंड रुकने को कहता है और अपना फोन चेक करता है और लगता है कि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा है। 1 हफ्ता हो गया है जब प्रोटैगनिस्ट वापस आया, लेकिन सब कुछ अभी भी एक सपना जैसा लगता है। वाइस लीडर ली जीही ने बस इतना कहा था कि वे फिर मिलेंगे। उसके बाद कुछ लोग आए और अपार्टमेंट साफ कर गए। उसी दिन एक न्यूज रिपोर्ट आई जिसमें सू जोंगयुन की दुखद मौत और उसके पिता के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट का जिक्र था। एसईओ जिन ली ने अपना वादा निभाया, क्योंकि छतान सोल आखिरी मिशन की एकमात्र सर्वाइवर थी। गिल्ड कुछ समय तक उस पर नजर रखेगा और अब वाइस लीडर ने उसके भाई को बुलाया है, जिससे यह सवाल उठता है कि वह क्या योजना बना रही। वह बस यही उम्मीद कर सकती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे। ली जीगी एक कैफे में अकेली बैठी है। चाशी हायन को यह मजेदार लगता है कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं दिखती। आखिरकार वह हमेशा बॉडीगार्ड से घिरी रहती है। सबसे पहले वह कहती है कि वह जल्दी आ गया और फिर स्पष्ट करती है कि वे बॉडीगार्ड्स नहीं है, बस एक गार्ड है। जब शाशी हायन चाय का एक घूंट लेता है तो वह उसका स्वाद पहचान लेता है। ली कहती है कि वह सिर्फ उस चाय को पीने के लिए होमिन शहर जाया करती थी। बेशक जब वह मर्म में ऐसा करती थी, प्रोटैगनिस्ट सराहना करता है कि वह सीधे मुद्दे पर आ गई। वह समझाती है कि 3 लोग उस दूसरे वर्ल्ड में गए थे। उन दोनों के अलावा ट्वाइलाइट गिल्ड का लीडर पार्क टेडहून
हयून भी था, जिसके साथ उसके गिल्ड की गहरी राइवलरी है। ली को उनके लीडर से बात करने के बाद कुछ बातें पता चली, जैसे कि 2011 में वह एक केव में जागा था और उसके पास सेलेस्टियल कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स नाम की एक किताब थी। जब वह केव से बाहर निकला तो वह खुद को मर्म की दुनिया में पाया। यह बिल्कुल वही अनुभव था जो प्रोटैगनिस्ट का था। उसे वही मैसेज मिला, अगर वह अपने वर्ल्ड में वापस आना चाहता था तो उसे उस दुनिया को पूरी तरह पार करना होगा। शशीद हयुंग ठीक उसी समय वापस आया जब हंटर और रेड एरा शुरू हुआ, और यह शायद उनकी उस दूसरे यूनिवर्स की यात्रा से जुड़ा है। वे पूछते हैं कि उसे डंजन्स के बारे में क्या पता है। वह कहता है कि 14 साल पहले जब एक गॉडेस प्रकट हुई तो उसके साथ रेड्स, मॉन्स्टर्स और आरपीजी जैसे क्लास सिस्टम्स भी आए। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वह और पार्क इस दुनिया में कैसे लौटे, और ली जवाब देती है कि वे मर गए। तुरंत वह एनर्जी में बदलाव महसूस करती। हमारा हीरो याद करता है कि उनसे उस दुनिया के अंत को देखने के लिए कहा गया था। चाशी हयन गहराई से बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि क्या गॉडेस जानती है कि उसे मिरिम में किसने भेजा। जैसे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने पर उसे अर्थ पर लौटने का मौका मिला, वैसे ही हंटर के रूप में भी ऐसा कोई रिवॉर्ड होना चाहिए। शायद इसी तरह उसे अपने जवाब मिलेंगे। ली थोड़ा घबरा जाती है कि क्या हो रहा है। हमारा हीरो मांग करता है कि वह बताए कि वह उसके पास क्यों आई। फिर वह पूछती है कि क्या वे थोड़ी वॉक कर सकते हैं। ली समझाती है कि उसका गिल्ड पार्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर था, लेकिन अब उन्होंने अपना लीडर खो दिया है, और चूंकि हीरो इसके लिए जिम्मेदार है, वह चाहती है कि वह इसकी जिम्मेदारी ले। वाइस लीडर चाहती है कि चेशी हाइम उसके गिल्ड में मैनेजरियल पोजीशन पर शामिल हो जाए। बदले में वह फेम और फॉर्चून का वादा करती है। हमारा हीरो कहता है कि चूंकि वह उसकी बहन की सुपीरियर है, वह इस ऑफर को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह इसे ठुकरा देगा। जब उससे पूछा जाता है क्यों, तो वह कहता है कि वह अकेले काम करना पसंद करता है। और एक और बात है, चशी हयन किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं रहना चाहता जो उससे कमजोर हो। ली उसके शब्दों पर विचार करती है और प्रस्ताव रखती है कि वे एक टेस्ट से तय करें कि कौन ज्यादा मजबूत है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने मर्म में लगभग 100 साल। वाइस लीडर जवाब देती है कि उम्र और स्किल सीधे प्रोपोर्शनल नहीं होते। चशी हयन सहमत होता है, क्योंकि अगर कोई वहां 300 साल भी बिताए तो भी वह उससे ज्यादा मजबूत नहीं होगा। ली कहती है कि वह खुद देखना चाहती है। उसकी एनर्जी का एक तेज सर्ज निकलता है और पूरे फील्ड में फैलकर प्रोटैगनिस्ट तक पहुंचता है। यह पावर एक मैजिक आई का रूप ले लेती है। इस एबिलिटी को डांस ऑफ शैडोज कहा जाता है। उसकी सभी सेंसेस प्रभावित हो जाती हैं और उसके आसपास सब कुछ अंधेरा होने लगता है। इस टेक्निक को इतने बड़े स्केल पर बनाना बहुत ज्यादा एनर्जी मांगता है। यह ली की यूनिक पावर है। लगता है उसने एक मिनी डायमेंशन बना दिया है। बाहर से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदला, बस वे गायब हो गए। मिरिम में लोग उसे स्कारलेट चेरी ब्लॉसम कहते थे और उसने कभी एक भी असैसिनेशन मिशन फेल नहीं किया। जोशी हायन को पहले से शक था कि वह ऐसी इंसान है जो अंत तक लड़ती है। अब सिर्फ 2 विकल्प हैं। यह सर्वाइवल की लड़ाई है। भले ही वह उसे धमकाती है, हीरो मानता है कि इस एबिलिटी का उद्देश्य ओपोनेंट को ट्रैप करना नहीं है, और उसी पल उसकी गर्दन पर उसकी ब्लेड आ जाती है। ली कहती है कि वह सही है। शाशी हायन चाकू से बच जाता है। ली ब्लेड का एंगल बदल देती है। सिर्फ अपनी हथेली से प्रोटैगनिस्ट हर वार को रोक लेता है। इतनी स्पीड के बावजूद वह उसकी डिफेंस को पार नहीं कर पाती। फिर वह एक और तेज हमलों की तैयारी करती है। अगले बराज के साथ प्रोटैगनिस्ट पीछे की ओर छलांग लगाता है। अब दूरी बनाकर वह कमेंट करता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल अजीब है, मिरुम के सबसे बड़े असैसिन डार्क किंग का मार्शल स्टाइल। वह हैरान रह जाती है कि उसने सिर्फ एक नजर में यह समझ लिया। शाशी हायन कहता है कि वह पहले भी किसी से लड़ चुका है जो इसे इस्तेमाल करता था, लेकिन उस समय वह इंसान इनएक्सपीरियंस्ड था, क्योंकि उसने उसे एक ही सेकंड में हरा दिया था। प्रोटैगनिस्ट एक ऑफर देता है, अगर वह 3 स्टाइल्स तक इस्तेमाल करके उसे हरा सके तो वे गिल्ड ज्वाइन करेंगे, लेकिन आखिरी वॉर पहले ही फर्स्ट काउंट हो चुका है। ली चैलेंज स्वीकार कर लेती है। शाशी हायन को यह फैसिनेटिंग लगता है कि वह पूरी तरह उसकी सेंसेस से गायब हो गई, जैसे वह इनविजिबल बन गई हो। 3 एनर्जी बर्स्ट्स उसकी ओर आते हैं। उसे यह मूवमेंट दिलचस्प लगता है। प्रोटैगनिस्ट बचने की कोशिश करता है, भागते हुए भी मैजिक उसका पीछा करता रहता है। अब जोशी हयन अपनी टेक्निक तैयार करता है। वह अपनी एनर्जी से उस वार को डिफ्लेक्ट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट बिना खरोंच के बाहर आता है, लेकिन फिर भी वह उसकी ताकत को मानता है। यह मैग्निफिसेंट है। अगले ही पल वह फिर उस पर हमला करती है। यह दूसरा स्टाइल था। लेवन दूरी बना लेता है। वाइस लीडर मानती है कि उसने प्रोटैगनिस्ट के बारे में सुना है। वह जानती है कि वह सभी मास्टर्स में सबसे ताकतवर था, इसीलिए चेरी हयन सबसे मजबूत होना चाहिए। जमीन से एनर्जी के स्टेक्स उठते हैं। ली फिर ऐलान करती है कि अगर वह उसे हरा दे तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर बन जाएगी। प्रोटैगनिस्ट को यह चैलेंज इंट्रीगिंग लगता है। उसकी ताकत देखकर वह कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। यह उसका अल्टीमेट अटैक है, शैडो डैगर की टेक्निक। ली अपनी पूरी ताकत इसमें लगा देती। शैडोज हर दिशा से घेर लेते हैं। बचाव के लिए वह सोर्ड ऑफ द माइंड का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लाइट और शैडो एक दूसरे को ओवरपावर करने के लिए टकराते हैं। एनर्जी ली को लगती है। एक बड़ा पत्थर उसकी ओर उड़ता है, लेकिन उसका शरीर हिलता नहीं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। आखिरी पल में प्रोटैगनिस्ट उसे बचा लेता है। यह तीसरा स्टाइल था। सब खत्म हो गया। चाशी हायंग पूछता है कि क्या वह जारी रखना चाहती है। कांपते हुए वह हार मान लेती है। इसके बाद आसमान सामान्य हो जाता है। वह अब और नहीं लड़ेगी, लेकिन बदले में वह एक बात जानना चाहती है। ली जानना चाहती है कि उसने क्या किया, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा कि वह किसी ऐसी चीज से लड़ रही थी
जिसे वह कभी हरा नहीं सकती। चाशी हयान कहता है कि वह सही है कि उस स्पेस में कॉन्फिडेंट रहे, उस रेल्म में वह किसी भी सामान्य इंसान से ज्यादा ताकतवर होगी। आखिरी शब्द उसे चौंका देता है। वह पूछती है कि वह किस लेवल तक पहुंचा। अंत में प्रोटैगनिस्ट मानता है कि यह एक अच्छा फाइट था। इसी वजह से वह ऑरोरा ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे मटेरियल्स इन्फॉर्मेशन से सपोर्ट चाहिए होगा। फिर भी वह फ्रीलांसर रहेगा, ऑफिशियल मेंबर नहीं। वे एलाइज होंगे क्योंकि हमारा हीरो किसी के आदेश नहीं मानना चाहता। ली एक शर्त पर मानती है। उसे वादा करना होगा कि वह कभी भी ट्वाइलाइट गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा, और वह कसम खाता है, अपने नाम की कसम, सुप्रीम सोर्ड के एम्परर के रूप में। ली को यह नाम थोड़ा फ्लैशी लगता है। चाशी हयान कहता है कि वह अब और फॉलो नहीं किया जाना चाहता। यह आखिरी वार्निंग है। वाइस लीडर वादा करती है कि वह उनके रिलेशनशिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद वह अपनी शर्ट फाड़ देता है। यह उसका अपॉलॉजी का साइन है। चाशी हयान मानता है कि वह उसे प्रोवोक कर रहा था, क्योंकि वह एक हाई रैंक हंटर को एक्शन में देखना चाहता था। एक पल के लिए वह थोड़ा एम्बैरेस्ड भी लगता है, लेकिन वह कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इससे वह बिना रोक टोक अपनी पूरी ताकत से लड़ पाया। क्यूरियस होकर हमारा हीरो पूछता है कि उसने असैसिनेशन स्टाइल क्यों चुना। ली जवाब देती है, क्योंकि उसने कभी किसी को खत्म करने की डेस्परेट सोच रखी थी, और इसके साथ बात खत्म हो जाती है। हमारा हीरो उन मैसेजेस को याद करता है जो उसे मिलते थे कि अपने वर्ल्ड में लौटने के लिए उसे क्या करना होगा। चाशी हयान भी वही वेंजेंस की भावना महसूस करता है। एक डर्ट रोड के किनारे एक कार इंतजार कर रही। गार्ड पहले से ही चिंतित लगता है, और आखिरकार जब वह अंदर बैठती है तो वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। आदमी ने नोटिस किया कि उसने डांस ऑफ शैडोज इस्तेमाल किया, और औरत कहती है कि वह उस टेक्निक से अपने टारगेट को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाई। जैसा उम्मीद था, वह किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत आगे है। अब वह पूरी तरह माना से खाली हो चुकी है। इससे भी बुरा, उसने उसे छुआ तक। उसे यह भी नहीं पता कि वह खुद को कैसे डिफेंड कर रहा था। ली मान लेती है कि वह हार गई। आदमी फिर पूछता है कि क्या वह प्रोटैगनिस्ट को फेस्टिवल भेजने वाली है। वाइस लीडर कहती है कि वह पार्क के खिलाफ एक की प्लेयर होगा। उसे एक आदमी की बात याद आती है, जिसने कहा था कि उसे उसका लीड फॉलो करना होगा, क्योंकि वह मार्शल गॉड है। चाई हयांग के बिना उसे पता है कि वे डूम्ड हैं। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार घर पहुंचता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी बहन दौड़कर उसे गले लगा लेती है, और वह पहले समझ ही नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अब वह उसे कसकर दबाने लगती है। अब से वह नहीं चाहती कि वह कहीं जाए या किसी खतरनाक चीज में शामिल हो। उसे डर है कि वह फिर से गायब हो जाएगा। चाशी हयान उसकी भावना समझता है, लेकिन वह बताता है कि वह हंटर बनने के बारे में सोच रहा है, और उसकी बहन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि उसके पास जो मिस्टिकल क्यूब है वह उसे लाई जी ने दिया था। इस ऑब्जेक्ट से वह अपना स्टेटस विंडो एक्सेस कर सकता है। चाशी हयान उस आइटम को पकड़ता है। तुरंत क्यूब चमकने लगता है। आइटम धीरे धीरे टूटने लगता है। प्रोटैगनिस्ट को भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। चाशी हयान बड़बड़ाता है, सोचते हुए कि ली एक स्कैमर है, लेकिन उसकी बहन उसे स्टेटस स्क्रीन एक्सेस करने को कहती है। दो इमेजेस सामने आते हैं। एक दिखाता है कि वह मैक्स लेवल पर है, और दूसरा लेवल 1 पर, जिसमें लिखा है कि उसके पास कोई क्लास नहीं है। ऑरेंज वाला मुरिम से है, और सिर्फ वही उसे देख सकता है। दूसरी तरफ ब्लू वाला उसका हंटर स्टेटस दिखाता है। उसकी बहन देखना चाहती है कि उसे कौन सा क्लास मिला, और वह हैरान रह जाती है। फिर वह खुशी मनाते हुए कहती है कि उसकी डेस्टिनी हंटर बनने की नहीं है, और यह सेलिब्रेट करने लायक बात है। इस दुनिया में 6 बेसिक क्लासेस हैं: वॉरियर्स, शील्ड बेरर्स, मेजेस, क्लेरिक्स, आर्चर्स और रोग्स। हर कोई एक बेसिक क्लास से शुरू करता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, और बाद में एडवांस क्लास में इवॉल्व होता है। उदाहरण के लिए चैतनसूल, जो एक आर्चर था, शार्प शूटर बन गया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के पास इनमें से कोई भी नहीं है, जो उसके लिए प्रूफ है कि वह बस एक नॉर्मल इंसान है। बिल्कुल, एक नॉर्मल इंसान भी हंटर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एबिलिटीज में है। इसलिए वह चाहती है कि वह यह छोड़ दे। एक हंटर को लेवल अप करने और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए स्किल्स पाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसके विपरीत, जिसके पास क्लास नहीं है, उसे टेक्निक्स मैन्युअली सीखनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, सबसे सस्ता और सिंपल मिली कॉम्बैट क्यूब 20 मिलियन 1 का आता है। इसलिए क्लास वाले हंटर्स ऑटोमेटिकली लेवल अप करते हैं। जिनके पास क्लास नहीं होता, उन्हें इसमें लगातार पैसा डालना पड़ता है। तो सवाल यह है कि ट्रोन सोल के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ली उसे स्पॉन्सर करने वाली है। दुर्भाग्य से उसके लिए वह उसके ब्लफ में नहीं आया। पीछे मुड़कर देखने पर, अगर उसने वह अलायंस नहीं बनाया होता तो वह अभी बड़ी मुसीबत में होता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मर्म में मार्शल जीनियस होने का मतलब अर्थ पर यह है कि वह बिना टैलेंट का इंसान है। चियाक माउंटेन्स में यह ऑरोरा गिल्ड का ट्यूटोरियल रेड है, लेकिन इसे दूसरे शब्दों में भी बताया जा सकता है। यह बनी रेड है, जिसे अचानक एक एरो उड़ा देता है। चाशी हयान सोचता है कि यह रिडिकुलस है कि एक सिंपल रैबिट को पकड़ने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उसकी बहन कहती है कि कई रुकी हंटर्स इस जगह को हल्के में लेते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। यह एक लन स्टोन है। इसमें रॉ अनरिफाइंड नेचुरल एनर्जी होती है। यह काफी महंगा होता है, और यही वजह है कि न्यूक्लियर
पावर प्लांट्स गायब हो गए। चैट डुनेल अपने भाई से सावधान रहने को कहती है क्योंकि डंजन में कुछ भी हो सकता है, उसे पता भी नहीं चलता, और वह एक साथ कई रैबिट्स खत्म कर देता है। जो उसे परेशान करता है वह यह है कि वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट समझता है कि जब वह मार्शल आर्ट्स पावर्स इस्तेमाल करता है तो उसे हंटर पॉइंट्स नहीं मिलते। चाशी हयाम उसकी एबिलिटी को देखता है, सोचते हुए कि क्या उसने गलत चुनाव किया। उसे जो पावर मिली है वह सिर्फ एक बेसिक डैगर टेक्निक है। कैसी है? उसकी बहन उसे टोकती है कि उसने फ्री पावर मांगी थी क्योंकि उसे क्लास डी एबिलिटी मिली है। शूल कहती है कि उसे नहीं पता उसने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसके लिए साफ है कि वह औरत उसका फायदा उठाने वाली। प्रोटैगनिस्ट उसे नजरअंदाज करता रहता है और वह काफी इरिटेटेड लगता है, यहाँ तक कि लड़की भी महसूस करती है कि माहौल बदल गया है। लेकिन जैसे ही वह उसे छूने जाती है वह उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। शाय अनसोल शॉक में आ जाती है। ठीक 337 रैबिट्स, इतनी संख्या उसके भाई अपनी हाइटेंड परसेप्शन से महसूस करता है। उसे लगता है कि यह किसी बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा है। उसी पल उसका भाई वहां से चल देता है। शाशी हायन खुद को अपमानित महसूस करता है। उसने सोर्ड्समैनशिप के पिनेकल तक पहुंचने के बावजूद एक डीके स्किल लिया है। इसके ऊपर उसे क्लासलेस नोबडी कहा जा रहा है। शाशी हायन अपना वेपन हवा में खींचता है और अपनी एनर्जी चैनल करता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है उसके पैरों के नीचे क्रेटर बन जाता है। रैबिट्स की पूरी आर्मी उसे शक भरी नजरों से देखती है। वह अपनी बहन की आवाज सुनता है जो उसे चिल्ला रही, और वह मजाक करता है कि वह गुस्सा बाद के लिए बचा कर रखे क्योंकि अभी वह सोच रहा है कि इन सबको कैसे पकाए। कई वार्निंग मैसेजेस एक साथ सामने आते हैं। ब्लेड को इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं। जब सिस्टम उसे गाइड करने की कोशिश करता है तो वह और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है। उसके लिए अब मजाक खत्म हो चुका है। सारे रैबिट्स एक साथ हमला करते हैं। अब वे ज्यादा बीस्ट्स जैसे दिखते हैं। वे कौन होते हैं उसे सिखाने वाले? प्रोटैगनिस्ट सबको काट गिराता है। उसे बताया गया था कि हंटर्स 14 साल पहले उभरे थे, इसलिए किसी को उसके लेवल तक पहुंचने में अभी भी कम से कम 100 साल लगेंगे। फिर से कई मैसेजेस सामने आते हैं। डैगर टेक्निक के बारे में नोटिफिकेशन आता है। यह कुछ नया लगता है। चाशी हायन अपनी बहन से पूछता है कि ये मैसेजेस क्या हैं। वह कहता है कि विंडोज बहुत छोटे हैं और वह उन्हें बड़ा करना चाहता है। दूसरी तरफ उसकी बहन उसके किए पर बहुत चिंतित है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह किसी बग की वजह से होगा, लेकिन ची उनसोल समझ नहीं पाती कि वह इतनी जल्दी सोर्ड्समैनशिप में प्लस तक कैसे पहुंच गया। कुछ चीज हीरो का ध्यान खींचती है। वह पूछता है कि क्या पैसिव स्किल्स जो माना इस्तेमाल नहीं करते पैसिव गेन्स देते हैं, और वह सहमत होती है। प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी स्किल को डिवाइन ओरिजिन का सुप्रीम ट्रेजर बताया गया है, जिसमें प्लस प्रोफिशिएंसी चाहिए जो परफेक्शन से भी ऊपर है। शाशी हियन मानता है कि इससे फ्यूचर काफी आसान हो जाएगा। फिर वह वॉर करने की तैयारी करता है। उसका वॉर एक शक्तिशाली एनर्जी वेव बनाता है। लगता है कि वह मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके स्किल पॉइंट्स पा सकता है। यही वजह होगी कि कोरिया के टॉप हंटर्स ली जिहाई और पार्क ताहू हैं, क्योंकि उनके पास यूनिक स्किल है। यह सुनकर शाय दुनूल अपने बो को देखती है। फिर वह अपने भाई से उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए कहती है। चैनोल कहती है कि उसे पहले से शक था, लेकिन अब उसे यकीन है कि वह बहुत स्ट्रांग है। उसे रेड डंजन में हुई बातें याद आती हैं। अगर वह स्ट्रांग नहीं बनी तो वह उसे दोबारा होने से नहीं रोक पाएगी। चाउनो हमेशा रिग्रेट करेगा, लेकिन उसे पता है कि वह अपने भाई जितनी स्ट्रांग कभी नहीं बन पाएगी। इससे पहले कि वह ज्यादा इमोशनल हो, वह वादा करता है कि वह उसे सिखाएगा। यह पहली बार होगा जब प्रोटैगनिस्ट का कोई डिसाइपल होगा, जो अच्छी बात है क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगा ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट करना सीख सके। अब जब सब तय हो गया है वह उसे अपने मास्टर के पीछे चलने को कहता है। दोनों खुले मैदान में साथ दौड़ते हैं। शुनसुल पूछती है कि वह अब क्या करना चाहता है। वह जानना चाहती है कि क्या वह हंटर स्किल्स इस्तेमाल करता रहेगा। उसी समय दो रैबिट्स उन पर हमला करते हैं। प्रोटैगनिस्ट तुरंत मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है और एक वार में उन्हें उड़ा देता है। हमारा हीरो जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उसका फ्यूचर एक हंटर के रूप में कैसा होगा। अब भी लेवल अप करने का तरीका जान लेने के बाद वह अभी भी एक क्लास स्किल चाहता है। हमारा हीरो याद करता है कि ली ने मार्शल आर्ट्स और अपने रोग स्किल्स का इस्तेमाल करके इवॉल्व किया था, इसलिए उसे भी एक ऐसा क्लास ढूंढना होगा जो प्रोटैगनिस्ट के लिए सही हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हमारा हीरो हवा में छलांग लगाता है, रैबिट्स के ऊपर हवर करता हुआ। वह अपने हाथ में एनर्जी चार्ज करता है। मार्शल आर्ट्स से जुड़े क्लास स्किल्स बेकार होंगे और बाकी टाइप्स को फ्यूज करना मुश्किल होगा, लेकिन मैजिक का क्या? एक ही अटैक में वह पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी बहन चिंतित है कि वह लापरवाही से काम कर रहा है, लेकिन वह काफी सेटिस्फाइड है क्योंकि मैजिक के साथ उसके पास और भी कई ऑप्शंस होंगे, इसलिए वह मेज बनेगा। सिर्फ शाय गंसुल नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही समझाया था कि वह खुद से क्लास नहीं चुन सकता, लेकिन जाहिर है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। दोनों सिस्टम्स को अनुभव करने के बाद यह साफ हो गया कि वे बहुत अलग हैं। मर्मर सिस्टम का इस दुनिया में अब कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ उसकी बहन खुश है कि अब उसे कुछ समय तक बचत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं हंटर इंटरफेस सब कुछ ज्यादा आसान तरीके से दिखाता है, जैसे इसे दो अलग अलग लोगों ने बनाया हो। हंटर सिस्टम रिलायबल है और जल्दी रिवॉर्ड देता है और मेहनत से कोई भी स्ट्रांग बन सकता है। मिरम सिस्टम बहुत कठिन और धीमा है, जो यूजर को बार बार अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर करता है। सेलेस्टियल गॉडेस एक लेजेंडरी फिगर है जिसने सेलेस्टियल कल्टीवेशन के मार्शल आर्ट्स बनाए। जब वह केव में जागा था तब उसे एहसास नहीं हुआ था कि उस बुक को पाना बड़ी किस्मत थी या डिवाइन इंटरवेंशन। उसी लॉजिक से गॉडेस ने ह्यूमंस को हंटर सिस्टम दिया। तभी
प्रोटैगनिस्ट समझता है कि मर्म सिस्टम बनाने वाला सेलेस्टियल गॉड था। ली के सपोर्ट के साथ 1 महीना हो चुका है जब से प्रोटैगनिस्ट डंजन्स में एडवेंचर कर रहा है। चिकन से लड़ते हुए हमारा हीरो फाइनली महसूस करता है कि वह कोरिया वापस आ गया है, क्योंकि उससे ज्यादा कोरियन खाना कोई नहीं। इस तरह वह ऑलरेडी लेवल 22 पर पहुंच चुका है। वहीं उसकी बहन 365 ब्लड वेसल्स का अध्ययन कर रही है। चायंस ने अपने इनर आर्ट्स को चैनल करना भी सीख लिया है। भले ही वह लड़ाई सीखने के लिए ज्यादा उम्र की हो, फिर भी एक रास्ता हमेशा होता है। क्यूरियस होकर उसकी बहन पूछती है कि वह क्या करने वाला है। वह कहता है कि वह जितना चाहे खून उगल सकती है। जाहिर है इससे वह बहुत डर जाती है। हमारा हीरो उसके सारे क्यूए चैनल्स खोल देता है, लेकिन उसके बाद शॉर्ट अनसोल ने बहुत अभ्यास किया। उसने तो कुछ बार उसके बाल भी लगभग जला दिए। वाइस डायरेक्टर कहती है कि प्रोटैगनिस्ट अच्छा कर रहा है, अब अग्रीमेंट को फॉर्मलाइज करने का समय है। हमारा हीरो हंसता है कि वह हमेशा इतनी डायरेक्ट रहती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि काफी समय हो गया जब उसने उसे कॉल किया। ली उसके चेहरे के करीब आकर उसे डेट पर चलने का इन्विटेशन देती है। हैरानी के बाद, भले ही यह पहली बार है जब उसे किसी ने डेट पर बुलाया, प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है। ली कहती है कि बुचन में एक नया डंजन आया है जिसका डेंजर लेवल 10 है और हंटर्स को वहां जाने के लिए कम से कम लेवल 50 होना चाहिए। इसलिए कोई भी लो लेवल हंटर वहां नहीं जा सकता सिवाय हमारे हीरो के। चाशी हायन पूछता है कि वह सिर्फ 2 लोगों के साथ इतनी खतरनाक जगह पर क्यों जाना चाहती है। सबसे पहले वह उस डंजन पर कंट्रोल पाना चाहती है, लेकिन वह चाहती है कि हीरो हंटर के रूप में जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करे। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वह उसे कैरी करना चाहती है, लेकिन ली कहती है कि उसका बोलने का तरीका मूरिम के किसी बूढ़े आदमी जैसा नहीं है। हमारा हीरो पूछता है कि वह क्यों चाहती है कि वह स्ट्रांग बने। वाइस लीडर जवाब देने से पहले थोड़ा सोचती है। ली उसे सोलर फेस्टिवल के बारे में बताती है जो हर साल ऑरोरा और ट्वाइलाइट गिल्ड्स द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कोरिया में सबसे बेस्ट तय करने की लड़ाई है जिसे हार्मनी के नाम पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन असल में यह ताकत मापने के लिए होता है। दोनों गिल्ड्स लगातार लड़ाई में डंजन्स के लिए लड़ते हुए, और लोगों को नहीं पता कि अंदर क्या होता है क्योंकि इसे कभी पब्लिक नहीं किया जाता। चाशी हायन पूछता है कि इन लड़ाइयों की असली वजह क्या है, पहले से मानते हुए कि सिर्फ डंजन डिस्प्यूट कारण नहीं है। वह कहती है कि यह पार्क की वजह से है। उसने अचानक ऑरोरा पर हमला करना शुरू कर दिया जैसे वह पागल हो गया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि सब लोग किसी सो कॉल्ड सेलेस्टियल गॉड को फॉलो करें। उसी पल प्रोटैगनिस्ट भड़क जाता है और उससे कहता है कि उसे इसके बारे में सब कुछ बताए, लेकिन ली कहती है कि उसे बस इतना ही पता है कि पार्क को मर्म से एक मैसेज मिला था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि समस्या यह है कि वह दूसरों के स्टेटस विंडोज देख ही नहीं सकता ताकि पता लगा सके कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। वाइस लीडर कहती है कि वह समझ नहीं पाती कि वह उसे, अपनी गाइड और बाकी सभी को सिर्फ एक मैसेज की वजह से इतना कोल्ड कैसे ट्रीट कर सकता है। यह भी कि प्रोटैगनिस्ट से पहले वे दोनों ही मर्म गए थे। इससे चोसी हाई असमंजस में पड़ जाता है। एली फिर उसे ऑफिशियली फेस्टिवल में ऑरोरा गिल्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहती है। हाल ही में पावर बैलेंस ट्वाइलाइट गिल्ड की तरफ झुक रहा है क्योंकि वे जबरदस्ती डंजन्स पर कब्जा कर रहे हैं, और जब यह इम्बैलेंस फेस्टिवल में सामने आएगा तो यह ऑरोरा के अंत का कारण बन सकता है, खासकर अब जब उन्होंने अपने एक की मेंबर फॉर्मर डायरेक्टर को हमारे हीरो की वजह से खो दिया है। लेकिन चाशी हयान अभी भी नहीं समझता कि वह क्यों चाहती है कि वह हंटर के रूप में इवॉल्व करे। ली समझाती है कि सोलर फेस्टिवल दुनिया भर का मीडिया अटेंशन खींचता है और वह जानती है कि हीरो एक्सपोज नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी स्किल्स हंटर्स को प्रोवोक कर सकती हैं, या शायद वह इतना कॉन्फिडेंट है कि अकेले पूरी सोसाइटी को संभाल सकता है। इसलिए फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए उसे सिर्फ हंटर एबिलिटीज का इस्तेमाल करना होगा, और क्योंकि हमारा हीरो उस पर एक एहसान रखता है वह मना नहीं कर सकता। उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वह पहले ही मान लेती है कि उसने हाँ कर दी। इस मामले में 6 मेज स्किल्स हैं और 2 हाई लेवल वंस भी, साथ में एक सॉर्सरर क्लास से। सोचने पर चाशी हायन समझता है कि उसे किसी दिन पार्क से लड़ना पड़ सकता है, इसलिए यह डील उसके लिए फायदेमंद है। फिर हमारा हीरो एक छोटा पेपर उड़ते हुए देखता है क्योंकि मर्म के विपरीत इस दुनिया में लॉज हैं और अब उसे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने होंगे। ये बस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट गारंटीज और यह कॉन्फर्मेशन कि वह ऑरोरा गिल्ड को सर्विसेज दे रहा है। हमारा हीरो समझता है कि उसे एक गिल्ड खोलनी होगी क्योंकि वह फ्रीलांसर रहकर ऑरोरा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अंत में उसे एक बिजनेस आईडी चाहिए और उन क्यूब्स को कमाने के लिए जो एक घर से भी ज्यादा की कीमत रखते हैं उसे तुरंत साइन करना चाहिए। लगता है कि वह शुरू से ही यह प्लान कर चुकी थी। चाशी हयान को अपने गिल्ड के लिए एक नाम रखना है। वह कुछ भी लिख सकता है लेकिन वह नो लिमिट्स लिखता है। अब वे मिशन पर टेलीपोर्ट होते हैं। किसी कारण से हमारा हीरो महसूस करता है कि वह घर से सिर्फ डंजन्स में जाने के लिए ही निकलता है। इस डंजन का नाम है बर्ड मॉन्स्टर्स ऑफ बुचिन। लीजी कहती है कि ये क्रीचर्स अकेले कमजोर हैं, लेकिन यहाँ उनकी संख्या अनगिनत है। चाशी हयन अपने काय से कम 3000 महसूस करता है और प्रोटैगनिस्ट उत्साहित हो जाता है। उसके लिए जितने ज्यादा उतना अच्छा। हमारा हीरो एक लाइट स्पीयर बनाता है। इस अटैक से वह हवा में उड़ते क्रीचर्स को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। ली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अभी यह टेक्निक सीखी है, लेकिन हीरो कहता है कि उसके लिए माना और की एक जैसे काम करते हैं। वह उसे कहती है कि वह ज्यादा ओवरडू न करे वरना उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ऐसा नहीं लगता। चाशी हयन पूछता है कि क्या डंजन्स में हमेशा सिर्फ एक ही प्रकार के मॉन्स्टर होते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ, और हीरो को यह अजीब लगता है। ली बताती है कि डंजन
डंजन्स के आने के 14 साल में हजारों खोजे जा चुके हैं और अब तक कभी एक डंजन में 2 अलग मॉन्स्टर टाइप्स नहीं मिले। तभी कुछ बर्ड मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसके बचे हिस्से को दीवार से टकरा देता है। एक जायंट ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है। झील के किनारे एक आदमी कटोरे से दाना उठाकर मछलियों को खिलाता है। कहीं स्यू में ट्वाइलाइट गिल्ड के लीडर पार्क ताहून के घर में उसका सबॉर्डिनेट किम चोल्हो उसे बताता है कि ऑरोरा की वाइस लीडर अजीब व्यवहार कर रही है। उसके इंटेल के अनुसार वह एक रूकी को बहुत सपोर्ट दे रही है और उसके साथ कई डंजन्स में गई है, लेकिन लीडर को इस जानकारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती। असिस्टेंट आगे कहता है कि रूकी एक गिल्ड मेंबर का भाई है और वह कोई है जो 14 साल तक गायब रहा और अभी लौटा है। असिस्टेंट के पास और भी कहने को है, लेकिन आखिरी बात पार्क का ध्यान खींचती है और वह पूछता है कि वह रूकी कहाँ था। किम अपने रिपोर्ट को देखता है और कहता है कि उन्हें नहीं पता, लेकिन यह पता है कि ऑरोरा का फॉर्मर लीडर रिटायर नहीं हुआ था। वह इस रूकी का सामना करने के बाद गायब हो गया अपने बेटे की वजह से। पार्क कहता है कि वह आदमी अब जिंदा नहीं है। उसका असिस्टेंट इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल पाता है। लीडर कहता है कि चाशी हयून ही था जिसने उसे खत्म किया और इसी वजह से पार्क मानता है कि हमारा हीरो मर्म से आया है। हमारा हीरो हारे हुए क्रीचर्स को घूरता है। चाशी हयन सोचता है कि इन एबिलिटीज का इस्तेमाल उसके मर्म पावर से अलग महसूस होता है, लेकिन ली उसे टोकती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा मजे ले रहा है। समस्या ये है कि वह कम से कम 1 घंटे से इस डंजन में है और आसपास सब कुछ नष्ट करने के बाद उसका माना कम हो रहा होगा। चाशी हयान उसे कुछ समझाना चाहता है। वह कहता है कि अगर कोई स्किल हो जो उसे अपनी लाइफ एनर्जी को माना में बदलने दे। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि मर्म में उसने इथीरियल बॉडी की पावर हासिल की थी जो उसे इन्फिनिट एबिलिटीज देती है और उसके पास सुप्रीम इटर्नल वाइटैलिटी भी है, लेकिन ली इन अजीब जानकारियों से ओवरवेल्म्ड हो जाती है। इसलिए प्रोटैगनिस्ट इसे आसान तरीके से समझाता है। हमारे हीरो के पास इन्फिनिट एनर्जी फ्लो है। भले ही मार्शल आर्ट अलग हो, सुप्रीम प्लेन पर पहुंचकर सब एक हो जाता है। असल में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वह मैक्सिमम लेवल पर है। यह सब कहने के बाद अब चाशी हायन बॉस को संभालने वाला है। ली सोचती है कि उसके जैसे किसी के साथ उसे फेस्टिवल में किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक क्रीचर मौका पाकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वह उसे तुरंत खत्म कर देती। फिर वह अपना ध्यान अपने काम पर लगाती। आसमान क्रीचर्स से भरा हुआ है, लेकिन ली कुछ ही सेकंड में सबको काट गिराती। अटैक के बाद वह गिरने से बचने के लिए एक पहाड़ को पकड़ लेती। वह चट्टान का इस्तेमाल करके मोमेंटम लेती है और छलांग लगाती। वाइस लीडर एक मॉन्स्टर से दूसरे तक जाती है, उन्हें एक एक करके खत्म करती है। ली पहाड़ के किनारे तक पहुंचती है, लेकिन यह खत्म होता नहीं दिखता। मॉन्स्टर्स लगातार आते रहते हैं। वापस लौटने पर ली डंजन का डेंजर लेवल बदलने वाली है क्योंकि उनकी संख्या रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। वह मिशन के लिए परफेक्ट टीम कॉम्पोजिशन का फायदा उठा रही। टीम में एक मेज, एक आर्चर, एक क्लेरिक, एक स्काउट और कोई भी क्लास है। उसी समय उसे लगता है कि कुछ गलत है। जायंट ड्रैगन्स का एक समूह ऊपर उड़ता है। इतने बड़े होने के अलावा अब उसे समझ आता है कि एक ही डंजन में 2 प्रकार के क्रीचर्स क्यों हैं और वार लगने से पहले वह कूद कर बच जाती है, लेकिन तुरंत दूसरा आ जाता है। इस बार वह अपनी मैजिक तैयार करती है। समस्या यह है कि एक और ड्रैगन जिसे उसने देखा नहीं उसकी तरफ आ रहा है और वह हवा में ही हिट हो जाती है। ली समझती है कि वे डेमोनिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा डंजन सिस्टम टूट चुका है। किस्मत से वह आखिरी पल में खुद को बचा लेती। प्रोटैगनिस्ट इस पल का इंतजार कर रहा था। ली इरिटेटेड हो जाती है, समझते हुए कि उसे इन मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने बॉस की बात कही थी। वह कहता है कि उसने जानबूझकर उन्हें आखिरी के लिए बचाया था। चाशी हायन समझाता है कि वह जानता है कि शॉक से वह फ्रीज हो गई थी, लेकिन वह जानता है कि वह इन मॉन्स्टर्स को संभाल सकती है। इसके अलावा हमारा हीरो कहता है कि उसे भूख लगी है और पूछता है कि वह फ्राइड खाना चाहती है या ग्रिल्ड, लेकिन वाइस लीडर कहती है कि यह मजाक का समय नहीं है। चाशी हायन एक हाथ में फायर मैजिक और दूसरे में लाइटनिंग मैजिक बुलाता है। ये उसकी नई एबिलिटीज में से कुछ हैं। वह इनका इंतजार कर रहा था। सभी ड्रैगन्स उसकी ओर उड़ते हैं। आसमान मरे हुए मॉन्स्टर्स से भर जाता है। जब प्रोटैगनिस्ट लड़ रहा होता है, ली कहती है कि उसे लगा था कि वह मैजिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह अपने फिस्ट्स इस्तेमाल कर रहा है। चेशी हायन कहता है कि यह प्योर मैजिक है। वाइस लीडर जो देख रही है उससे स्टन्ड हो जाती है। एक पोर्टल खुलता है और ड्रैगन्स लड़ने के लिए आते हैं। डर कर वह अपने दोस्त की मदद करने दौड़ती है, लेकिन वह हिलता भी नहीं और खुद को घिरने देता है। वह अपनी स्किल से हमला करती है। उसका लक्ष्य एक ओपनिंग बनाना है ताकि वे भाग सकें, लेकिन कुछ क्रीचर्स रास्ते से हटते ही नहीं, बल्कि वे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉन्स्टर्स छोटे क्रीचर्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ली हमारे हीरो को पुकारती है। अब उसके लिए एक बात साफ है, छोटे क्रीचर्स खुद से या इंस्टिंक्ट से नहीं चल रहे, बड़े वाले उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वे खुद को अटैक्स के सामने फेंक रहे हैं। अब उसे पता है कि जीतने के लिए क्या करना है, उन्हें बड़े मॉन्स्टर्स को गिराना होगा, लेकिन उसकी चिंता यह है कि उसका दोस्त ठीक है या नहीं। ली को चाशी हायन की आखिरी झलक याद आती है। उसकी आंखों को देखकर उसने जानबूझकर डॉज नहीं किया था। यह बात उसे फ्रस्ट्रेट करती है कि वह कभी समझ नहीं पाती कि वह क्या सोच रहा है। ली हमारे हीरो की मदद करना चाहती है, लेकिन यह पहली बार है जब वे किसी एनोमली का सामना कर रहे हैं और डिफिकल्टी की लिमिट्स को पार कर रहे हैं। उसी समय उसे एक आइडिया आता है। क्रीचर्स बैटल में उलझे हैं और उनमें से एक अपनी पीठ पर खड़ी लड़की को नोटिस नहीं करता। उसका प्लान है उस मॉन्स्टर को ढूंढना जो यह केओस फैला रहा है, लेकिन बिना ध्यान दिए एक और क्रीचर उससे टकरा
जाता है। फ्री फॉल में वह दूसरे मॉन्स्टर को टारगेट करती है। पकड़ बनाए रखने के लिए वह अपने डैगर्स में से एक का इस्तेमाल करती है। आखिरकार मॉन्स्टर्स उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी और ली सोचती है कि 1-on-1 में वह इसे संभाल सकती, इसलिए वह शैडो डांस एक्टिवेट करती है। लेकिन वह अकेला नहीं है, यह एक ऐसा फाइट है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। तभी एक स्पेल उसके शरीर को छूता है। कुछ ही पल बाद एक विशाल एक्सप्लोजन होता है। वाइस लीडर समझ नहीं पाती कि इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। प्रोटैगनिस्ट डिवाइन सोर्ड मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह सामान्य से कहीं ज्यादा बना रहा है। वह उसकी लिमिटलेस पावर को अपनी आंखों से देख रही है। चाशी हयान कहता है कि वह हंटर बनने का खेल खेलते खेलते थक गया है। एक साथ हजारों सोर्ड्स प्रकट होते हैं। लाइट की बारिश मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाते हैं। फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन एक सवाल बाकी है। अगर ऐसा किसी और डंजन में हुआ तो? अब डंजन का डेंजर लेवल सिस्टम भरोसेमंद नहीं रहा। अगर ऐसा कहीं और हुआ तो एक पूरा ग्रुप खत्म हो सकता है। शायद सोलर फेस्टिवल अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक बात तय है, पार्क ट्यून इसका फायदा उठाना चाहेगा। अगर वह सावधान नहीं रही तो ट्वाइलाइट उन्हें कुचल देगा। ली इस समय समझ नहीं पाती कि क्या करे। जब वह ध्यान भटकाए होती है, कोई उसके सामने कुछ रख देता है। चाशी हयान कहता है कि वह बहुत डिस्ट्रैक्टेड। वह उसे एक स्टोन दिखा रहा है जो बाकी से अलग है। वह समझाती है कि यह एक स्किल स्टोन है और क्योंकि यह एक बड़े मॉन्स्टर से आया है, इसकी पावर भी उतनी ही होगी। लेकिन ली अभी भी खोई हुई लगती है। वाइस लीडर हमारे हीरो को बुलाती है और कहती है कि वह उससे कुछ कहना चाहती है। 1 महीने बाद कुछ युवा लोग सोलर फेस्टिवल और एक गिल्ड के रुकी के बारे में बात करते हैं। जाहिर है हमारा प्रोटैगनिस्ट इंटरनेट पर फेमस हो गया है। लोग कहते हैं कि वह ऑरोरा का सीक्रेट वेपन है। किम समझता है कि वह फंस गया है। ट्वाइलाइट की मीटिंग में मेंबर्स गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें उस रुकी के बारे में कुछ नहीं पता जो सेंसेशन बन गया है। उनमें से एक को यह भी नहीं पता कि गिल्ड लीडर खुद मीटिंग में मौजूद है। वह शांत लगता है, लेकिन तुरंत उस आदमी को बैठने का आदेश देता है। शर्मिंदा होकर वह मान जाता है। लीडर कहता है कि ऑरोरा ने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत जल्दी दिखा दी। जल्दी या देर उन्हें पता चल जाएगा कि प्रोटैगनिस्ट असली है या नहीं, लेकिन अभी के लिए वे उसे गेम से बाहर करने वाले हैं। किम चू हो कैफेटेरिया में सबसे तौर पर नर्वस। वह अपनी घड़ी देखता है, किसी के आने का इंतजार करते हुए। अपने गेस्ट को देखकर वह तुरंत खड़ा हो जाता है। वह खुश है कि इस व्यक्ति ने उसका इन्विटेशन स्वीकार किया। हमारा हीरो चाशी हयान चारों ओर नजर डालता है। वह बढ़े हुए हाथ को देखता है और अंत में हैंडशेक स्वीकार करता है। फिर वह पूछता है कि क्या वह किम चू हो है जिससे वह मिलने आया है, लेकिन तुरंत याद करता है कि उसे कम इनफॉर्मल होना चाहिए। इसी वजह से किम को प्रोटैगनिस्ट काफी रूड लगता है, लेकिन यही किम का मकसद है, हीरो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। इस असिस्टेंट को देखकर चाशी हयान सोचने लगता है कि क्या ट्वाइलाइट के सभी लोग मूर्ख हैं। किम मेज पर एक मैजिकल साउंड प्रूफिंग डिवाइस रखता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, एक साउंड आइसोलेटिंग कर्टन बन जाती है जो अंदर और बाहर की सारी आवाज को काट देती है। हमारा हीरो इसे देखकर हंसता है कि वह प्राइवेट बातचीत के लिए कितना ईगर है। सबसे पहले किम कहता है कि उसकी गिल्ड प्रोटैगनिस्ट के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। चाशी हयान कहता है कि वह पहले से ही ऑरोरा के साथ कोऑपरेट कर रहा है। किम कहता है कि उसे यह पता है और यह भी कि प्रोटैगनिस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले रहा है। इसके अलावा उन्हें सेयो जिन इंसिडेंट के बारे में भी जानकारी है और वे ली के साथ डंजन्स में प्रोटैगनिस्ट को ट्रैक कर रहे थे। फिर भी वे जानते हैं कि प्रोटैगनिस्ट ने ऑरोरा ज्वाइन नहीं किया। इसके बजाय उसने एक 1 मैन गिल्ड बनाई और ऑरोरा के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा। यह सब जानते हुए किम समझता है कि प्रोटैगनिस्ट और गिल्ड के बीच एक गैप है, इसलिए वह एक डील ऑफर करता है, वादा करते हुए कि वह उसे सब कुछ देगा जो उसे चाहिए और उससे भी ज्यादा। चाशी हयांग उस आदमी के बारे में अपनी राय बदलता है। उसने मजबूत तर्कों के साथ एक परफेक्ट पिच दिया। किम पेपर वर्क समझाने की पेशकश करता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह सिर्फ क्यूरियोसिटी में आया था, लेकिन अब उसे लगता है कि यह समय की बर्बादी थी। फिर भी नेगोशिएशन बचाने की कोशिश में किम कहता है कि अगर वह फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेता तो वह बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन चाशी हयान कहता है कि ली का उस पर बहुत एहसान है और उसे हारना पसंद नहीं है। इसके बावजूद किम उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है। उसके पास और भी बहुत कुछ कहने को था। तभी एक आदमी पूछता है कि वह दरवाजे को कब तक घूरता रहेगा। गिल्ड लीडर पूरे समय वहीं मौजूद था। पार्क याद करता है कि उसने किम से क्या कहा था। वह चाहता था कि उसका असिस्टेंट बातचीत को जितना हो सके लंबा खींचे, क्योंकि वह शुरुआत से सब सुन रहा था। किम माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। उसने जो देखा वह अजीब था। वह यह सोचते हुए चला जाता है कि यह चाशी हयान आखिर है कौन। ली मीटिंग में जो हुआ उसका रिपोर्ट पाती है और सोचती है कि पार्क जरूर गुस्से में होगा। हमारा हीरो कहता है कि पार्क शायद समझ चुका है कि वह मुरिम से आया है, लेकिन क्योंकि उसका टाइटल ज्यादा नहीं फैला, यह ठीक है। जैसे ही वह डाइनर में दाखिल हुआ, उसे पार्क का काय महसूस हुआ। ली मानती है कि अब वह कुछ समय तक उन्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्लान सफल नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही, और वाइस लीडर कहती है कि अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसे याद आता है जब उसने उसे डंजन में असली मॉन्स्टर ढूंढने और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया था। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वह किसी और तरह मदद कर सकता है, लेकिन वह कहती है कि अभी नहीं। लेकिन वह नोटिस करती है कि चाशी हयान थोड़ा उदास लग रहा है। जवाब देने से पहले ही उसकी बहन उसे कॉल करती है और कहती है कि जाने का समय हो गया है। इसके साथ वह फोन काट देता है क्योंकि वे दोनों एक सेमेट्री जा रहे हैं, एक
कांच के पीछे उनके परिवार की तस्वीर है। चुनुल अपने पिता से कहती है कि उसका भाई आखिरकार लौट आया है, लेकिन हमारा हीरो यह सब दूर से देखता है। वह सोचता है कि यहाँ आना एक गलती थी। प्रोटैगनिस्ट अब एक बहुत अलग इंसान बन चुका है। वह रो भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति में भी नहीं। वह अपनी इस इनह्यूमन साइड को अपनी बहन को नहीं दिखाना चाहता था। इससे कोई फायदा नहीं होगा। शुनसुल पूछती है कि क्या उसे कुछ महसूस नहीं होता। वह कहती है कि वह न तो दुखी दिखता है और न ही थोड़ा इमोशनल। उसकी बहन जोर देती है कि वह कुछ तो कहे। वह सिर्फ इतना कह पाता है, आई एम सॉरी, क्योंकि वह अब ऐसा इंसान बन चुका है जो वह नहीं दिखा सकता, जो वह देखना चाहती है। और यही बात शाह उनसोल को बहुत परेशान करती है। वह अपने भाई पर चिल्लाती है, कहती है कि वह उसकी बात समझ ही नहीं रहा। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी। उसी पल उसे अपने बचपन की एक याद आती है। वह समझ नहीं पाती कि वह इतना बदल कैसे गया और अब इतना ठंडा क्यों हो गया। जाशी हायन अब उसे अपना भाई जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन अब यह उसके लिए मायने नहीं रखता। वह वैसे भी लंबे समय से अकेली रह रही है। उसकी बहन उससे दूर चली जाती है। वह बार बार सोचता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वह सच में जानना चाहता है कि वह इतना बदल क्यों गया। वह यह भी समझना चाहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। अचानक एक मैसेज सामने आता है। यह मिम एम का स्टेटस विंडो है। यह पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट अभी भी ह्यूमन फॉर्म क्यों बनाए हुए है। जोशी हायन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। नया मैसेज कहता है कि वह इनकार करना बंद करे। अगर वह चाहे तो वे एक नई डील कर सकते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि यह इंसान अभी भी लालची है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि वह सेलेस्टियल गॉड से बात कर रहा है। नया मैसेज कहता है कि वह प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी फिर से खत्म कर देगा। जाहिर है शाशी हायन पीछे नहीं हटता। वह वादा करता है कि वह इस गॉड को ढूंढेगा और उसे खत्म कर देगा। मैसेज कहता है कि चैलेंज स्वीकार किया गया है। फिर पैनल गायब हो जाता है। हमारा हीरो फिर से सोच में डूब जाता है। वह इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है कि सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी बहन है। शॉन सोल पीछे मुड़कर देखती है और समझती है कि वह अकेली है। उसका भाई उसके पीछे नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक प्रेजेंटर बहुत उत्साहित होकर सामने आती है। वह कहती है कि वह दिन आ गया है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, अपने हीरोज को डंजन्स एक्सप्लोर करते और मॉन्स्टर्स से लड़ते देखने का दिन। वह घोषणा करती है कि वह दिन आ गया है। कोरिया का बड़ा इवेंट सोलर फेस्टिवल शुरू हो चुका है। यह एक सेलिब्रेशन है जो गिल्ड्स के बीच हार्मनी बढ़ाने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह लोगों को हंटर्स को एक्शन में देखने का मौका भी देता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह फेस्टिवल ओलंपिक्स जैसा लगता है। वे बताते हैं कि पब्लिक हंटर्स से बहुत प्रभावित है। लोग उन्हें मूवी हीरोज की तरह देखते हैं। सोलर फेस्टिवल का एक उद्देश्य हंटर की इमेज को फ्रेंडली बनाना है। ली हमारे हीरो में कुछ अजीब नोटिस करती है। वह अपनी टी रखती है और उससे सवाल करती है। वाइस लीडर पूछती है कि क्या उसने टीम लीडर चा अनिल से लड़ाई की है। यह कोई हैरानी की बात नहीं कि वे दोनों गुस्से में साथ आते हैं। वह पहले ही समझ जाती है कि यह हीरो की गलती है। हमारा हीरो ली से कहता है कि वह उसे कहीं दूर और शांत जगह पर एक घर ढूंढने में मदद करे। वह कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जब वह कहता है कि उसे मर्म से मैसेज मिला है तो वह चौंक जाती है। हमारा हीरो पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन वह मानता है कि सेलेस्टियल गॉड उसके पीछे आ रहा है। प्रोटैगनिस्ट नहीं जानता कि यह लड़ाई कैसी होगी, लेकिन वह अपनी बहन को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। ली जो कुछ सुन रही है उससे बहुत कंफ्यूज्ड है। उसके लिए यह सब बेकार लगता है। अपनी बहन की जिंदगी से उसके भले के लिए गायब होना अजीब लगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट मानता है कि चैड अनसोल को उसके जैसे भाई की जरूरत नहीं है। जैसे उसने खुद कहा था, वह इंसान जिसे वह जानती थी गायब हो गया और कभी वापस नहीं आए, तो शायद वह मेम में ही रहे। ली यह बकवास सुन नहीं पाती और उसे मुक्का मारती। वह मानती है कि उसे दूसरों के मामलों में पड़ना पसंद नहीं, लेकिन अगर उसका भाई ऐसा कुछ कहे तो वह भी उसे मारना चाहे। वह कहती है कि वह अपनी बहन को उससे कम जानता है। तभी एक आदमी चौनियल को ढूंढते हुए आता है, लेकिन वह वाइस लीडर को एक अजीब स्थिति में पाता है। ली प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वह कहीं न जाए, वह अभी वापस आएगी। किसी कारण से वह लड़का कुछ बोल नहीं पाता। उसे एक बड़ा रियलिटी चेक मिला है। फेस्टिवल शुरू होने से पहले प्रेजेंटर सभी को ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए बुलाती। यहाँ औरोरा के हेड जान जानहो आते हैं, एक पैलेडिन। उनके साथ ट्वाइलाइट के वाइस जंग स्युंगुक, एक रोग। एक लड़की कहती है कि ये दोनों पहले एक ही ग्रुप में थे। अब वाइस लीडर के सामने एक हाथ ग्रीटिंग के लिए बढ़ाया जाता है। एक पल के लिए लगता है कि गुस्सा हावी हो जाएगा, लेकिन ली शांति से पार्क का अभिवादन करती है। वह यह भी कहती है कि छोटा लड़का जो उसका रिप्लेसमेंट था अब काफी बड़ा हो गया है। वह आदमी नाराज हो जाता है, लेकिन उसका लीडर उसे शांत रखता है। पार्क जवाब देता है कि उसने सुना है ली एक रुकी का ख्याल रख रही है और हमेशा कमजोरों पर समय बर्बाद करती है, लेकिन ली इसे एक थ्रेट की तरह सुनती है कि वह उसके हर महत्वपूर्ण रिश्ते को फिर से तोड़ देगा। लेकिन उसका जवाब होता है कि वह इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेगी। असल में वह उसका चैलेंज स्वीकार कर रही होती। अब सोलर फेस्टिवल शुरू होता है। एक मैच पहले ही शुरू हो चुका है। एक वॉरियर अपनी फ्लरी स्ट्राइक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। लड़की अपने शील्ड के साथ मुश्किल से वारों को रोकने की कोशिश करती। वॉरियर मौका पाकर अपने स्पीयर से फिर वार करता है। अंत में वह इसे सहन नहीं कर पाती और हार जाती। 5वां 1-on-1 मैच ट्वाइलाइट के मेंबर की जीत के साथ खत्म होता है और वह ब्लंट स्पीयर के साथ भी अपने ओपोनेंट को गंभीर रूप से घायल कर देता है। पार्क इस रिजल्ट से खुश है। भले ही मैच उसे उम्मीद से ज्यादा लंबा लगा, उसके लिए ओपोनेंट कोई खास नहीं था। स्वाभाविक रूप से ली को उसका रवैया बहुत घमंडी लगता है। अंत में लीडर जाने का फैसला करता है, उम्मीद करते हुए कि अगला मैच ज्यादा दिलचस्प होगा। ली बस देखती रहती है, क्यूरियस होकर। बाहर निकलते समय उसका वाइस लीडर
लीडर उसका इंतजार कर रहा होता है। रोव पार्क से पूछता है कि वह ली को कब खत्म कर सकता है, लेकिन लीडर उसे शांत रहने को कहता है। उसका समय आने वाला है। इस समय वह चा उनसील में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वह उसे हेलो कहना चाहता है। प्रेजेंटर आर्चर सर्वाइवल अरीना की घोषणा करती है। एक्साइटमेंट के साथ शार्प शूटर्स को एक्शन में देखने की बात करती। वह अपने पार्टनर से पूछती है कि वह किसे सपोर्ट कर रहा है। कमेंटेटर कहता है कि वह चा उनसुल पर नजर रख रहा है क्योंकि वह युवा है और अब तक शानदार रिजल्ट्स दिखा चुकी। भले ही हाल ही में रेड वुल्फ डंजन में उसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ टीम मेंबर्स सवाल करते हैं कि जो हुआ उसके बाद भी वाइस लीडर ने उसे स्क्वाड की जिम्मेदारी क्यों दी। चुनसुल ये सुन लेती है और कहती है कि अगर कुछ कहना है तो सामने आकर कहें। दोनों गॉसिप करने वाले चुप हो जाते हैं और आखिरकार शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। शुनसोल पहले ही मेंटल फटीग के संकेत दिखा रही। वजह यह है कि उस दिन के बाद से उसने अपने भाई से बात नहीं की और यह सोचकर ही उसे एंग्जाइटी होती। तभी उसे मैसेज मिलता है कि कोई उससे मिलने आया है। श्यूनोल खुद को संभालती है लेकिन निराशा होती है जब वह वाइस लीडर निकलती है जो पूछती है कि क्या वह ठीक है। श्यूनसोल सस्पिशियस लगती है लेकिन ली कहती है कि वह अपनी टीम को इनकरेज करने आई। वह कहती है कि वह प्रोटैगनिस्ट के साथ आने वाली थी लेकिन वह गायब हो गया। ली तुरंत समझ जाती है कि उसने उसकी कमजोरी छू ली। वह सलाह देती है कि वह अपने भाई से बात करे। चौनिल पूछती है कि ली उसकी जिंदगी में दखल क्यों दे रही है और ली जवाब देती है कि वह उस व्यक्ति के लिए कंसर्न्ड है जिसमें वह इन्वेस्ट कर रही है। चासोल को लगता है कि वाइस लीडर उसके भाई को कंट्रोल कर रही है। वह ली को दोष देती है कि उसके भाई ने नॉर्मल लाइफ वापस मिलने के बाद भी हंटर बनने का फैसला लिया। उसके लिए उसे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। यह समझ नहीं आता कि वह और स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है। उसे साफ लगता है कि उसका भाई कुछ छुपा रहा है। आंखों में आंसू लिए वह कहती है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह ठंडा और दूर हो गया है। अनाउंसर कहता है कि आर्चर ट्रायल शुरू होने वाला है। चायुन सोल परमिशन मांगती है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। जाने से पहले ली कहती है कि उसका भाई इतना बदलना नहीं चाहता था। वह बताती है कि उसने भी वैसा ही सफरिंग झेला है जैसा चाची हेन ने। ली कहती है कि वह नरक में गिर गया था और लंबे समय तक वहां रहा। ऐसी जगह से नॉर्मल निकलना असंभव है और जाहिर है वह नहीं चाहता कि उसकी बहन उसका वह रूप देखे। लेकिन चा उनसोल को अजीब लगता है कि यह सब उसे वाइस लीडर से सुनना पड़ रहा है, अपने भाई से नहीं। उसे लगता है कि वह उसके भरोसे के लायक नहीं है, ली की तरह नहीं जो उसके भाई के बराबर खड़ी है। चा उनसोल के जाने के बाद वाइस किसी दिशा में देखती है। वह वहीं था, सब सुन रहा था। भले ही वह माने नहीं लेकिन वह जानती है कि वह अपनी छोटी बहन की बहुत परवाह करता है और उसे छोड़ नहीं सकता। ली सोचती है कि उसका यह रवैया पार्क जैसा है। वह उसे पकड़ती है और चिल्लाती है कि चाय उनसोल अब छोटी लड़की नहीं है और उसे ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। ली मानती है कि इंटेंशंस छुपाने से उनके रिलेशनशिप को कोई फायदा नहीं होगा। वह उसे अपने साथ आने को कहती है क्योंकि वह उसे चाय उनसोल का एक ऐसा पहलू दिखाने वाली है जो वह नहीं जानता। फ्लेयर सिग्नल शुरू होने का संकेत देता है। रबल से फिगर्स निकलते हैं। कुछ ही पलों में दोनों गिल्ड्स की 6 टीम्स आमने सामने हो। पार्क देखता है जो होने वाला है उससे डरा हुआ। आखिरकार उसने कुछ खास तैयार किया है और इस तरह गेम शुरू होता है। रेडियो पर चार्ली नाम की आवाज कहती है कि उन्होंने एनिमी ढूंढ लिया है। टीम गोल्फ कहती है कि वे भी 200 मीटर में दूर लड़ाई में हैं। ची उन्यूनिल अपने भाई के साथ हुई बहस को याद करती है। इसी वजह से उसका गुस्सा बढ़ जाता है। उसे और ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसने ली पर भरोसा किया, उस पर नहीं। कुछ मैसेजेस परस्यूट के बारे में आते हैं लेकिन चाय उनसुल अभी भी उसी बहस में उलझी है। फिर वह एनिमी को देखती है लेकिन टीम बताती है कि टारगेट बहुत दूर है। -300 बेचेतम स्नाइपर की रीच से बाहर है लेकिन वह रिस्क लेती है। श्यून सोल अपने एरो को एनर्जाइज करती है और स्नाइपर स्किल इस्तेमाल करती है। टारगेट अटैक को आते देख लेता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इस तरह ट्वाइलाइट का छठा मेंबर गेम से बाहर हो जाता है। वह कंफर्म करती है कि उसने टारगेट हिट किया है और उसकी टीम हैरान रह जाती है। चेन चायन सोल बस यही चाहती है कि उसे कम ना आंका जाए। बचपन में उसे याद है कि लोग उसकी हालत पर तरस खाते थे क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। लोग कहते थे कि उसके भाई की लाश तक नहीं मिली लेकिन वह मानती थी कि वह कहीं जिंदा है। उसी समय उसने टीवी पर एक मैसेज देखा। दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। गॉडेस ने चेतावनी दी थी कि ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना होगा। गॉड्स, मॉन्स्टर्स और डंजन्स जैसी चीजों की वजह से उसे पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि उसका भाई जिंदा है। एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद उसे आर्चर क्लास मिली और उसने स्कॉलरशिप पर हंटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहीं एक लड़का उसके सिर पर मिल्क कार्टन उड़ेल देता है। लोग उसे ऑर्फन होने के लिए तंग करते थे। स्टूडेंट्स को यह भी पसंद नहीं था कि वह फ्री में पढ़ रही, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उस लड़के को ट्रे से मार दिया जाता है। शोल कहती है कि जेलस मत हो क्योंकि जब उनके पेरेंट्स का भी वही हाल होगा तब उन्हें समझ आएगा। लेकिन लड़का फिर भी उसे इंसल्ट करता है, इसीलिए वह उसे बाहर फाइट के लिए चैलेंज करती है और इसी तरह वह टॉप पर ग्रेजुएट करती है और सबसे फेमस गिल्ड ऑरोरा में शामिल होती है। एक ब्लू क्रीचर उसकी ओर दौड़ता है। चा दूनुल अपने बो से डिफेंड करती है और एरो के टिप तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वह सफल होती है वह ब्लेड को बीस्ट में घुसा देती है। एक बार फिर उसे खुद ही सब संभालना पड़ा। ली थोड़ी देर से पहुंचती है और कहती है कि वह मदद करने आई थी। जाहिर है अब उसकी जरूरत नहीं थी। वाइस लीडर रुकी का नाम पूछती है और वह बिना हिचक जवाब देती है क्योंकि उसने लीडर का ध्यान खींच लिया था। वह कम उम्र में ही लीडरशिप का हिस्सा बन गई। उस समय कुछ लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते
चाहते थे। अंत में यह पूरी जर्नी उसके गोल से मेल खाती थी। चियोनो मजबूत बनना चाहती थी, अपने भाई के बिना सर्वाइव करना और अपने मन को कमजोर नहीं होने देना चाहती, इसलिए वह खुद को हमेशा लिमिट तक पुश करती है। चायांस अपने नेकलेस को देखती है जिसमें फैमिली फोटो है तो है। अंत में उसे लगता है कि यह सब बेकार था क्योंकि उसके भाई ने उसे छोड़कर ली को चुना। वह जानती है कि उसका भाई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी चौनोल कमजोर नहीं है। अपने गुस्से के बाद वह थोड़ा शांत हो जाती है। सब कुछ सामान्य से ज्यादा शांत है। शामसुल रेडियो पर रिपोर्ट करती है कि वह अपनी पोजीशन बदल रही। तभी वह नोटिस करती है एरोज की बारिश उसकी ओर आ रही। दुर्भाग्य से वह सीधे हिट हो जाती है। एक ग्रुप रिपोर्ट करता है कि उनका टारगेट मिल गया है। शुक्र है कि एरो उसके मसल को नहीं भेदता, लेकिन समस्या यह है कि टिप्स ब्लंट होने चाहिए थे, जो थे। जाहिर है वे रियल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप लीडर रिपोर्ट करता है कि इस एरिया में कोई सिग्नल नहीं है जिससे मदद बुला सके। चैट अंसोल को यह मजेदार लगता है और वह कहती है कि उसे कभी ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी।